जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 डेटा एनालिटिक्स का टॉपिक ऑब्जेक्टिव नंबर 1 पे बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव है आपका डेटा एनालिटिक्स साइकिल या डेटा एनालिटिक प्रोसेस। तो इसमें डेटा एनालिटिक प्रोसेस में हम उन स्टेप्स को कवर करेंगे जिन स्टेप्स को कवर अप करके इन द एंड वी कंक्लूड टुवर्ड्स अ गुड कंक्लूजन टुवर्ड्स डेटा एनालिटिक्स। यानी डेटा एनालिटिक्स का जो कंक्लूसिव आउटकम है, हम उन स्टेप से होकर गुजरेंगे जिन स्टेप्स के बाद वी विल गॉट द एक्चुअल एनालिटिक इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम जो है वो एक डिसीजन ले सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरह से आप यूं सोच सकते हो कि हमारे पास एक हीप ऑफ डाटा है और वो इंतहाई मुख्तलिफ तरह का है। वो कंक्लूसिव नहीं है, वो कंक्लूजन में नहीं आया हुआ, उसके ऊपर आप ये कह सकते हो कि हमने कोई अभी तक उससे कोई रिजल्ट आहस नहीं किया। तो हमने उससे अभी तक कोई रिजल्ट आहस नहीं किया, कुछ भी आहस नहीं किया। लेकिन हम इन स्टेजेस के बाद जब होकर गुजरेंगे, 7 स्टेप्स से होकर गुजरेंगे, तो उसके नतीजे में हम इसका एक्चुअल फ्रूट हासिल कर लेंगे। यानी एक एनालिसिस बेस्ड आउटकम ले आएंगे जिसकी बुनियाद पे हम अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकेंगे, अपना ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर स्ट्रेटेजिक पाथ चूज कर सकेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन चूज कर सकेंगे, अपनी पॉलिसीज बना सकेंगे और हम लॉन्ग रन के कुछ अहम डिसीजंस भी ले सकेंगे। तो अब देखना यह है कि हम किस तरह से एक रॉ डेटा को कन्वर्ट करेंगे इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यानी हम स्टार्ट करेंगे रॉ डेटा से, और प्रोसेस के स्टेप्स मुकम्मल होने पर, मीन्स गोन थ्रू द ऑल स्टेप्स, और इन द एंड वी हैव दैट रिक्वायर इंफॉर्मेशन, जिसको मैंने कहा कि हमारी मेहनत का फल होगा वो। अब यहाँ पे सबसे पहली स्टेज से स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहली स्टेज क्या है? डेटा की कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के वक्त जो मेन बात हमारे जहन में होती है वो ये होती है कि किसी भी तरह से कोई भी एस्पेक्ट मिस नहीं होना चाहिए। वो डेटा किसी भी तरह का हो, अगर हमारी प्रॉब्लम से रेलेवेंट है तो हमारे पास होना चाहिए। इस पर्टिकुलर खौफ या रिस्क के पेश नज़र हम जब डेटे को इकट्ठा करते हैं तो फर्स्ट स्टेज में ही हमारा डेटा जो है वो मिकदार में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पहली स्टेज में मिकदार में बहुत ज़्यादा डेटा होता है, लेकिन वो इकट्ठा इतना ज़्यादा क्यों किया जाता है? क्योंकि हम चाहते नहीं कि हमारे जो प्रॉब्लम है उसके मुतल्लिक़ किसी भी एस्पेक्ट या पहलू के मुतल्लिक़ मालूमात में कमी ना हो। अब इन्वॉल्विंग जो है मामला के डेटा को आप हासिल कैसे करते हो? तो देखिए, बहुत सारा डेटा ऐसा हो सकता है जो हमारी प्रीवियस डेटाबेसेस के अंदर मौजूद हो। डेटाबेसेस एक हमारा सोर्स होता है जहां हमने अपना प्रीवियस सारा डेटा रखा होता है। फिर इसके अलावा हम कुछ सर्वेस करते हैं। सर्वेस वो होते हैं जिसके अंदर हम मुख्तलिफ रिस्पॉन्डेंट से क्वेश्चन आंसरिंग के जरिए मालूमात मालूम करते हैं, या किसी क्वेश्चन को फिल करवाते हैं, या इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं। जैसे आप अक्सर देखते हो कि टेलीविजन के कुछ जो पर्टिकुलरली कंपेयर्स या जो अच्छे स्पोक्स पर्सन होते हैं, वो किसी मार्केट में जाते हैं, कंज्यूमर से कुछ राय मांगते हैं, तो इस तरह डिफरेंट ओपिनियंस को पूल अप कर दिया जाता है। उसको हम सर्वे कह सकते हैं। कुछ हमारे सेंसर्स होते हैं जो जो खुद से डायनामिक टेक्नोलॉजी के तहत डाटे को एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं। और फिर इसके लिए हम डिफरेंट वेबसाइट और इंटरनेट से मुतलका जो डिफरेंट पेजेस हैं, वहां से वेब स्क्रैमिंग करके भी डाटे को इकट्ठा करते हैं। इस डाटे के मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं। हमारी पुरानी डेटाबेस हो सकती है, सर्वेज हो सकते हैं, हम सेंसर्स हो सकते हैं, और उसके अलावा वेब स्क्रैमिंग हो सकती है। तो हम कलेक्ट करते हैं डाटे को, लेकिन कलेक्शन के वक्त ये बातें ज़रूरी होती हैं कि डाटा जो हमारे पास आए वो एक्यूरेट हो, यानी दुरुस्त हो, सोर्स उसका ऐसा हो जिसमें मैं एतबार कर सकूं, ताकि मैं एक रिलायबल रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकूं। दूसरी बात, डाटा मेरी प्रॉब्लम से रेलेवेंट हो,
और डाटा कंप्लीट हो, किसी एस्पेक्ट को मिस ना करता हो, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन डाटा को कई क्लासिफिकेशन में जब इकट्ठा करोगे, सारे डाटा सारा एक जैसा तो होगा नहीं, तो उसे डिफरेंट क्लासिफिकेशन में ब्रेक किया जाएगा। यहाँ बहुत सारी क्लासिफिकेशन हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ कोर्स तक महदूद रहूंगा। तो उसके मुताबिक जो डाटा की क्लासिफिकेशन की जाती है, एक स्ट्रक्चर्ड डाटा है और एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा एज यूजुअली हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऐसा डाटा जो किसी टेबल में रखा गया है, रोज में है, कॉलम में है, तरतीब शुदा है, स्प्रेडशीट्स पर है, या टैबलू पर है, या किसी टेबल में प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज है, स्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ऐसा है जिसके अंदर हमें ये तरतीब नहीं मिलती और हमें इसमें सर्चिंग में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। उसके अंदर टेक्स्ट है, यानी कि लिखा हुआ मटेरियल, कंपोज मटेरियल, इमेजेस हैं और ऑडियो फाइल्स हैं। लिहाजा ये किसी एक फॉर्मेट में नहीं होते, इसलिए हम इन्हें अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का नाम देते हैं। तो शुरू में डाटा डाल दो कि हम बड़ा एक्यूरेट लेके आते हैं, लेकिन चूंकि हम किसी भी एस्पेक्ट को मिस नहीं करना चाहते, तो अक्सर ऐसा होता है कि डाटे के अंदर कुछ थोड़ी बहुत जो ऐसी कलेक्शन के दरमियान कहीं एक आध इनॉर्मली या इरेगुलरिटी, या उसके अंदर कोई जो है रिपीटेड वैल्यू या कोई गलत वैल्यू आ जाती है, या वैल्यू डिफरेंट एस्पेक्ट से होती है, लेकिन एक आध वैल्यू किसी डिफरेंट एस्पेक्ट को गेन कर लेती है। जैसे यहाँ पे जो टेबल है आपके पास, इसके अंदर ब्रांचेस है डिफरेंट एक कंपनी की, उनका डाटा जुलाई का है, अगस्त का है, सितंबर का है, लेकिन सेल्स लिखते लिखते जो ब्रांच ए है उसकी अगस्त की सेल के अंदर रुपीस की बजाय डाटा डॉलर्स में लिख दिया गया है। अब रुपीस से डाटा डॉलर्स में लिख दिया गया, तो ये छोटी मोटी इरेगुलरिटी नॉर्मली आती रहती है। इसी तरह नंबर ऑफ कस्टमर्स के बारे में यहाँ पे देखिए, इंफॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ है। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जब डाटा को इकट्ठा किया जाए। कोशिश हमारी यही होती है कि हाई क्वालिटी डाटा इकट्ठा किया जाए, लेकिन एक आध एस्पेक्ट के मैच ना करने से या गलत होने से डाटे को ड्रॉप नहीं किया जाता, बल्कि उसको हिस्सा बना लिया जाता। ठीक है जी। और जितना अच्छा हम डाटा इकट्ठा कर पाएंगे, उतनी ही हमारे एनालिसिस की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगी, उतनी ही एनालिसिस हमें बेहतर मिलेगी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब दूसरा स्टेप जो है वो, उसमें सबसे पहला काम यही है कि हम डाटा की क्लीनिंग करें। अब डाटा की क्लीनिंग के अंदर हम देखेंगे कि जहां पे भी कहीं एरर है, इनकंसिस्टेंसी है, इस स्टेज के अंदर हम डाटा की क्लींजिंग के अंदर डाटा को स्क्रबिंग करेंगे, और यानी डाटा को क्लीन अप करेंगे, स्क्रब करेंगे, और इन एरर्स और इन इनकंसिस्टेंसीज को हम रिमूव करेंगे। जब हम रिमूव करेंगे तो डाटा की क्वालिटी पहले की निस्बत इंप्रूव हो जाएगी, और माइनर मिस्टेक्स जो हैं वो डाटा में से निकल कर इनकरेक्ट रिजल्ट जो है उनके आने का खतरा टल जाएगा, और करेक्ट रिजल्ट की तरफ हम चलना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड है तो उसको डिलीट करेंगे, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं चाहिए। कोई मिसिंग वैल्यू है, जैसे कि एक वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है लाइक दिस, तो हम इसको मालूम करने की कोशिश करेंगे बैकअप में जाके कि यहाँ कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स थे, पर्टिकुलरली सी ब्रांच के सितंबर के डाटा में। और दूसरी तरफ जो है, जैसे कि यहाँ पर है कि हम स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में डाटा को लेके आएंगे। जैसे हमने सारी सेल्स रुपीस में लिखी हुई है, तो ये डॉलर में क्यों है, तो हम देखेंगे कि 4821 डॉलर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं आज की पाक रुपीस के रेट के साथ, दैट इज 280। तो जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पुट करके इसको करेक्ट कर लेंगे। इस तरह जो वैल्यूज में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, और हमारी करेक्ट कर देंगे, डाटा एंट्री मिस्टेक्स को खत्म कर देंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे। ये प्रोसेस है जिसको हम डाटा क्लींजिंग का नाम देते हैं। अब जो हमारी थर्ड स्टेज है वो है डाटा एक्सप्लोरेशन। डाटा एक्सप्लोरेशन के अंदर सबसे पहले हम डाटे को सामने रख के उसमें से क्लूज, डॉट्स, या जो भी हमें हमारे सामने फैक्ट्स आ रहे होंगे उनको आपस में मिलाएंगे। इसके लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे इस स्टेज के अंदर डाटे के एग्जामिन करने के लिए
हमें डाटा के अंदर पैटर्न और डाटा के अंदर रिलेशनशिप्स को समझना पड़ेगा कि दो चीजों में क्या रिलेशनशिप्स है। इस मकसद के लिए हम स्टैटिस्टिकल समरीज को इस्तेमाल करेंगे। एवरेज निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तमाम एक्टिविटीज जो है की जा सकती है ताकि डेटा की इम्प्रूव किया जा सके। डिफरेंट टाइप के चार्ट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो ये हमें हेल्प आउट कर सकते हैं। जैसे आपने अपने स्टेटिस्टिक्स में या क्वांटिटेटिव मेथड में जो है पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, इस तरह के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट प्लॉट्स पढ़े होंगे। इसी तरह कोरिलेशन मैट्रिसेस भी पढ़ी होंगी और स्कैटर डायग्राम भी पढ़ा होगा, जिसके अंदर एक स्कैटर डायग्राम जो है वो हमें मुख्तलिफ तरह के इशारे देता है। मिसाल के तौर पे अगर ये y वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, तो अगर डॉट्स इस तरह से जा रहे हैं तो हम कंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है x और y में। और अगर डॉट्स जो है वो इस तरह नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम कहेंगे x और y में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। तो स्कैटर डायग्राम भी हमें हेल्प करता है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो हमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स, कोरिलेशन मैट्रिसेस, ये हमें हेल्प करती हैं ये समझने में कि डाटा के अंदर किस तरह का ट्रेंड मौजूद है। एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल बढ़ता है या एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरे वेरिएबल पर कोई असर नहीं पड़ता। तो हम ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, अनयूजुअल वैल्यूज को देखते हैं जो आमतौर पे नहीं होती, और रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा डाटा एक्सप्लोरेशन की स्टेज होती है। अब इसके बाद हम किसी फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाना चाहते हैं। तो पहले हमारा यहां तक अभी गैस किया था हमने कि ये रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इससे बात आ जाती है डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे रिग्रेशन एनालिसिस हो सकता है, क्लासिफिकेशन हो सकती है, क्लस्टरिंग हो सकती है, और टाइम सीरीज फोरकास्टिंग हो सकती है। रिग्रेशन में अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हम ये कहें कि एक रिग्रेशन लाइन है, लाइकवाइज यू कैन से y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे x जो है वो सेल्स है, और या यूं कर लेते हैं इसको, मैं कह दूं कि x जो है वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है, जबकि y जो है वो सेल्स है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को मैथमेटिकली फाइंड आउट कर लूं तो मैं हर दफा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इसमें पुट कर दूंगा, और इसके जवाब में मैथमेटिकली सॉल्व करने पे मुझे एक रिग्रेसेंट की वैल्यू मिल जाएगी जिसे मैं सेल्स कह सकता हूं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द रिग्रेशन एनालिसिस, जिसके अंदर हम एक इक्वेशन की मदद से यानी एक स्ट्रेट लाइन की मदद से अंदाजा कर लेते हैं कि अगर ये वेरिएबल, जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स कह रहे हो, इसकी वैल्यू मैं पुट करूं, मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं कि मैं 1 मिलियन का एडवर्टाइजिंग बजट दूंगा तो मेरे कितने यूनिट सेल होंगे। तो आप कहते हैं कि अगर आप 1 मिलियन की एडवर्टाइजिंग करेंगे तो वाई यानी इसका आंसर जो आएगा, डेट मे गॉट इट आंसर, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि डेट इज इक्वल टू कि आप 10 मिलियन की सेल कर सकेंगे 1 मिलियन का एडवर्टाइजिंग बजट लगाने पर, के y इज इक्वल टू 10 मिलियन व्हेन x इज इक्वल टू 1 मिलियन। तो इस तरह हम एडवर्टाइजिंग को 1 मिलियन पुट करते हैं। फर्ज कीजिए इक्वेशन का जवाब आता है 10 मिलियन, तो हमें पता लग जाता है 1 मिलियन खर्च करेंगे, 10 मिलियन का हमें जो है वो सेल मिल जाएगी। अब डाटा को डिफरेंट कैटेगरीज में ब्रेक करना ये भी एक अहम पहलू होता है। जैसे डाटा टाइम से रिलेटेड हो सकता है कोई वेरिएबल, तो टाइम खुद एक वेरिएबल हो सकता है। इसी तरह कोई चीज जो है वो रुपीज में सेल्स हो सकती है, ठीक है जी। एंड देन यू सी इसी तरह डेटा जो है वो किसी पर्टिकुलर कलर या किसी खास किस्म के फीचर पर मुश्तमिल हो सकता है। तो डेटा एट्रीब्यूट्स में भी हो सकता है, वेरिएबल में भी हो सकता है, इसलिए उसकी क्लासिफिकेशन करनी जरूरी है। टाइम को अलग वेरिएबल मानिए,
सेल्स को रुपीस में है, अलग वेरिएबल मानिए, फेवरेट कलर ऑफ कस्टमर को अलग कर देते हैं, प्रोडक्ट के फीचर को अलग कर देते हैं। इस तरह डेटा की क्लासिफिकेशन करने से हमारे बहुत सारे जो हिडन उसके अंदर फैक्ट्स होते हैं वो खुलकर सामने आने शुरू हो जाते हैं। अब जो क्लस्टरिंग है उसके अंदर ये करते हैं हम कि डेटा को जब हम क्लासिफिकेशन में करते हैं तो सिमिलर टाइप का डेटा एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। इस तरह डेटा के डिफरेंट ब्लॉक्स बन जाते हैं और बाज़ एक ब्लॉक के चेंज होने पर दूसरे ब्लॉक पर जो इम्पैक्ट नजर आता है वो बता देता है कि इन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक है और इन रिलेशनशिप की बुनियाद पे हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। अब जहां तक सवाल है, आखिरी यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, सॉरी पॉइंट लिखा हुआ है, टाइम सीरीज फोरकास्ट। टाइम सीरीज फोरकास्ट भी एक यूं कह लीजिए कि वेरिएबल को ट्रेंड को देखा जाता है टाइम की रिस्पेक्ट से। इसकी एग्जांपल हम आपको यूं दे सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा अपने जो है पीआरसी के कोर्स में इकोनॉमिक्स के अंदर आपने देखा होगा कि हम आम तौर पे बिजनेस के हालात का अंदाजा लगाते हैं टाइम के एंगल से। तो टाइम के एंगल से हम एक जो है वो जीडीपी को देखते थे, याद होगा आपको। तो क्या होता था कि पता लगता था कि यहाँ से यहाँ जाने तक एक दफा इकोनॉमी या जीडीपी ग्रोथ पे जाएगा, बूम में आएगा, और फिर इसके तकरीबन 4 से 5 साल के बाद ये रिसेशन में आना शुरू हो जाएगा। इस तरह टाइम के गुजरने के साथ साथ अंदाजा हो रहा है कि वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है और हम उसका अंदाजा कर लेते हैं कि किस एतबार से इसमें जब ये चेंज आएगी तो हमारा उस वक्त कैश फ्लो कितना होगा, हमें फाइनेंशियल क्रंच कितना आ सकता है, उस रिसेशन में जाने से पहले कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर सेल्स जिनकी सेल्स हमारी कम हो ही नहीं सकती, वो बेसिक नीड है, और कौन से ऐसे हैं जब रिसेशन आएगा तो उनकी सेल रुक जाएगी। लिहाजा हम उसकी प्लानिंग पहले से ही कर सकते हैं। तो डेटा मॉडलिंग हमें ये बता देती है कि ये प्रोडक्ट इन हालात में अच्छे जाएंगे, ये प्रोडक्ट जो है उस वक्त सेल नहीं होंगे। तो इसलिए अमूमी तौर पे हम इनको जो है वो डिफरेंट एनालिसिस की मदद से प्रिडिक्ट कर लेते हैं, यानी अंदाजा कर लेते हैं कि फ्यूचर की सिचुएशन क्या होगी। अब जब ये फैक्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं तो एक स्टैटिस्टिशियन या एक फाइनेंस एक्सपर्ट तो इनको रीड करके समझ गया, लेकिन मसला ये होता है कि हमें अपने साथ वर्किंग करने वाले मैनेजर्स को भी इसकी डिटेल के बारे में आगाह करना होता है। लिहाजा इसमें से जो फाइंडिंग्स निकलती हैं उन्हें हमें आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करना होता है ताकि हमारे साथ वाबस्ता जितने भी मैनेजर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं जो बोर्ड में बैठ रहे हैं, हम उनको इंटरप्रेट करके बता सकें कि ये जो न्यूमेरिकली हमने वर्क किया है इसमें जो हमने आहस किया इसका नतीजा क्या हुआ। नतीजा ये कि इसके मीनिंग को समझना सबके लिए आसान हो जाए, ये मीनिंगफुल हो जाए, जिससे कंक्लूजन ड्रॉ करके हम किसी कॉन्सेंसस बेस्ड डिसीजन की तरफ बढ़ सकें और तमाम लोगों की राय इसमें शामिल हो जाए और ऑब्वियसली इसके नतीजे में हम डाटा के इनसाइड देख सकेंगे कि डेप्थ में जाकर के इसके अंदर एक्चुअल फैक्ट्स हैं क्या। इस तरह आप ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन रेज होंगे या आप रिविजिट करेंगे अर्लियर स्टेज को, अगर आपको लगा कि आप उस कंक्लूजन की तरफ नहीं जा रहे तो एक दफा साइकिल को रिपीट कर दिया जाएगा अनटिल अनलेस के हम सेटिस्फाइड हो जाएं कि वाकई फैक्ट्स यही कहते हैं। तो कोई न्यू क्वेश्चन राइज करता है जिसको उस वक्त एनालिसिस के अंदर हमने नजरअंदाज कर दिया था, means there is some question raised by our director which was not in our intention, then we are making the analysis। जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो ये क्वेश्चन हमारे सामने नहीं था, तो नया क्वेश्चन आने पर उसी डेटे के साथ दोबारा रिव्यू किया जाएगा और स्टेज 1 से उसे दोबारा फिर रिव्यू किया जाएगा, दोबारा फिर डेटा कलेक्शन देखी जाएगी, वो डेटा मिसिंग है तो डेटा ऐड कर लो, फिर डेटा क्लींजिंग दोबारा होगी, फिर डाटा की एक्सप्लोरेशन ज़्यादा होगी और फिर डाटा मॉडलिंग भी फिर से होगी ताकि जो क्वेश्चन मिसिंग है हम उसको आंसर कर सकें। फाइनली अगर हम समझ जाएं कि हमारे जितने भी सवालात हो सकते थे या जितने भी हमारे इब्हाम हो सकते थे या जितने भी हिडन एरियाज हो सकते हैं वो खुल के हमारे सामने आ गए हैं, हम जो जो इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे
वो इंफॉर्मेशन इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। तो फाइनली 6 स्टेज में हम इस पोजीशन पे आ जाएंगे कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन ले सकें, कोई फैसला कर सकें। तो इनसाइड डाटा को समझने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है, इट इज इन द पोजीशन के फाइंडिंग्स को सामने रखते हुए कोई फैसला कर सके। मिसाल के तौर पे वो ये कर सकते हैं कि अपने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, यानी स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई कर दें, और कुछ प्रोडक्ट को विड्रॉ कर लें, या कुछ प्रोडक्ट को एक मार्केट से निकाल के किसी दूसरी मार्केट में इंट्रोड्यूस करा दे। तो दे कैन मेक दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन कि क्या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, कोई न्यू प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में लॉन्च कर दे। मैं मिसाल दे रहा हूं, दे कैन डू इट, ऐसा कर सकते हैं। या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जो सक्सेसफुल चल रहा है उसको उठा के किसी नई मार्केट में ले जाते हैं। ठीक है जी। या न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट के लिए। तो कोई भी ऐसा फैसला वो कर सकते हैं। इसमें कोई एग्जांपल यानी कोई तरतीब नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि न्यू प्रोडक्ट का किसके लिए, एग्जिस्टिंग मार्केट के लिए। तो ऐसा कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। या इवन किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले वो थोड़ा सा डिले कर सकते हैं कि ये टाइम शायद आइडियल नहीं है, लिहाजा अपनी स्ट्रेटेजीज को मॉडिफाई कर सकते हैं जो पहले से उन्होंने बनाई थी। इम्प्रूव कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस को, जिसके अंदर हो सकता है कि वो कॉस्ट को फर्दर मिनिमाइज कर सकें, या उन्हें कुछ ऐसे स्टेप्स नजर आ जाए प्रोडक्शन प्रोसेस में जो कि उन्हें लग रहा हो कि ये कॉस्ट बढ़ा रहे हैं लेकिन वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। तो ऐसा भी डेफिनेटली हो सकता है, ऐसा भी डेफिनेटली हो सकता है। और ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, उसकी जो भी सिचुएशन बनती थी वो मैं डिस्कस कर चुका, राइट जी। तो ये हो गया जी हमारा 6 स्टेप के जो कि हमारा फाइनली ये था कि इससे हमने कुछ फैसला करना है। लेकिन जब हम डिसीजन ले लेते हैं, प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, रोक लेते हैं, तो इसके बाद एक अगली स्टेज ये आती है, नेक्स्ट स्टेज ये आती है कि हमें किए हुए फैसले की इम्प्लीमेंटेशन को देखना पड़ता है। यहाँ पर हमें अपने जो टेक्निकल स्टाफ है और जो ऑपरेशनल स्टाफ है, देखना ये होता है कि ये उसी तरह से हमारे डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि डिसीजन अच्छा भी हो और इम्प्लीमेंटेशन अच्छी ना हो तो हमारा अच्छा डिसीजन भी नाकाम हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे जनरल बहुत अच्छा प्लान भी ले आए, लेकिन जो बेस कमांडर है या जो ब्रिगेड कमांडर है, अगर वो फौज को सही तरह नहीं लड़वाएगा तो जंग जीती नहीं जा सकती। तो अच्छे से अच्छा प्लान पिट जाएगा, लिहाजा आउटकम जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है कहीं, या उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो उस पर नजर रखनी चाहिए। क्योंकि याद रहे, हम प्लानिंग जितनी मर्जी अच्छी कर लें, सक्सेस हमें मार्केट में जाकर मिलती है। सक्सेस हमें हमेशा जो है कस्टमर से जाके मिलनी है, लिहाजा इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉडल्स में आल्सो डिफाइन यूजिंग न्यूली कलेक्टेड डाटा, हम नया डाटा कलेक्ट करते हैं तो ये भी हो सकता है। एंड देन एक कॉन्टिन्यूस फीडबैक है जो कि चलता रहेगा, और हम देखेंगे कि हमने जो डिसीजन लिए तो सक्सेसफुल हुए या नहीं। और अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो फीडबैक के अंदर फिर हम पहली स्टेज पे जाके अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने जो डिटर्मिन्ड गोल्स हैं उनमें हम रद्दोबदल भी कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं ये गोल्स अचीव क्यों ना किए जा सके। तो ये सारी की सारी चीजें ना ये फोकस रहेंगे। तो यहाँ पे आके हमारे 7 स्टेप्स मुकम्मल हो जाते हैं डेटा एनालिटिक्स। अब यहाँ पर देखिएगा कि कुछ थोड़े से बेसिक क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। जैसे एक कंपनी कलेक्ट कस्टमर फीडबैक थ्रू ऑनलाइन फॉर्मेट्स बट डज नॉट रिमूव द रिपीटेड रिकॉर्ड, विच स्टेज ऑफ द डाटा एनालिटिक्स हैज बीन ओवरलुक्ड। अगर रिपीटेड वैल्यूज हैं तो फिर डाटा क्लीनिंग आपने नहीं करी। एंड analysts start creating a regression model without first checking the data set for outliers। तो अगर डेटा सेट नहीं देखा तो फिर उसने डाटा की एक्सप्लोरेशन नहीं की। जैसे कि किसी भी मॉडल में डाटा को फिट करने से पहले उसकी थोड़ी सी नोक पलक दुरुस्त करनी
जरूरी होती है। डाटा को एक नजर से देखना होता है कि इसके ऊपर ये मॉडल फिट भी बैठता है कि नहीं बैठता। ए मॉडल करेक्टली फोरकास्ट फ्यूचर सेल्स, बट मैनेजर्स डू नॉट एक्ट ऑन द फाइंडिंग्स। तो देखिए यहाँ पे मसला ये है कि डिसीजन मेकिंग के अंदर फोरकास्टिंग तो करेक्ट हो गई थी, लेकिन डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन में थोड़ा सा मसला आ रहा है कि कहीं फैसले में डिले आया है, या फैसले को कन्वर्ट करने में प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन प्रॉब्लम कर रही है। ए बिजनेस इंट्रोड्यूस न्यू प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, यानी डिसीजन ले लिया गया, स्ट्रेटेजी बना दी गई, न्यू प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, बट नेवर चेक वेदर इट इम्प्रूव रेवेन्यू। लेकिन देखा नहीं कि क्या इससे रेवेन्यू इम्प्रूव भी होता है कि नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने कहीं मॉनिटरिंग ऑप्टिमाइजिंग के अंदर मसला आया है, यानी रिजल्ट होना ये चाहिए था कि एवेल्यूएट होने चाहिए थे, कंफर्म वेदर द डिसीजन अचीव द डिजायर्ड आउटकम, के डिसीजन ने डिजायर आउटकम ली है या नहीं ली। देन ए डेटा टीम कलेक्ट्स सर्वे रिस्पॉन्सेस, सर्वे रिस्पॉन्सेस along with the social media posts, social media post, which stage does the this represents। तो देखिए डेटा कलेक्शन बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड गैदर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज, तो पहली स्टेज के अंदर डेटा को इकट्ठा किया जाता है और उसी के अंदर सर्वे या सोशल मीडिया या वेब स्कैमिंग के जरिए डाटा को इकट्ठा किया जाता है। इस प्रोसेस को हम डाटा कलेक्शन कहते हैं। एन एनालिस्ट प्रेजेंट मॉडल finding to senior management by highlighting the key drivers of profit। Which stage is this? तो जब एक एनालिस्ट ने मॉडल फाइंडिंग की है और उसके बाद उसने हाईलाइट किया की ड्राइवर्स को, तो ये उसने इंटरप्रेट किया है डेटा को और इनसाइट इनटू द डेटा जनरेट किया है कि ये हमें क्या चीज शो कर रहा है, व्हाट्स द इनसाइट ऑफ द डेटा, राइट जी। और अगर डेटा कलेक्शन साइकिल के सिर्फ स्टेजेस आपसे पूछ ली जाए तो यू कैन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर या नोट्स जो हमने आपको प्रोवाइड किए, राइट जी। अब अगर आप देखें कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि इसके लिए सवाल कैसे बनाया जा सकता है, तो 7 स्टेजेस हैं। एक जहन ये कहता है कि 7 स्टेजेस को अगर वो पूछता है तो 8 मार्क्स के लिए आपको 7 स्टेजेस ऑफ द डेटा एनालिटिक्स साइकिल पूछ सकता है। तो फिर इसके मार्क्स जो हैं वो कम से कम 8 तक तो रखेगा, लेकिन फिर आपको वो बताएगा नहीं इसकी स्टेजेस कौन कौन सी एक्सप्रेस करो, फिर सारे के सारे सातों हेडिंग आपको खुद ही जनरेट करने हैं, खुद ही उसको एक्सप्रेस करना है। लेकिन अगर वो मार्क्स को रिड्यूस करना चाहेगा तो डेफिनेटली फिर वो 4 स्टेजेस का कहेगा, 5 का कहेगा, तो फिर स्टूडेंट की अपनी एक मर्जी आ जाती है कि वो पहले वाली 4 लेता है या पहले वाली 3 छोड़ के उसके बाद वाली स्टेजेस लेता है। तो ऐसी सूरत में मोस्ट प्रोबेबली वो आपको बता देगा कि डिस्क्राइब कर दो रोल, जैसे डाटा कलेक्शन, डाटा मॉडलिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह से वो आपके साथ बात करेगा। या फिर जैसे छोटा सवाल बना सकता है, वाई डाटा एनालिटिक्स साइकिल कंसीडर iterative process, also mention one advantage of this characteristics। iterative process ये होता है जब आप किसी भी एक चीज को स्टार्ट करते हो तो जब तक वो अपना मकसद पूरा नहीं करती, हम दोबारा फिर उसको जो है उसकी फर्स्ट स्टेज पे ले जाते हैं और फर्स्ट से दोबारा स्टार्ट कर देते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। ये आइटरेटिव प्रोसेस यहाँ पे इसलिए है कि चूंकि डेटा एक समटाइम इट्स गॉन वेरी कॉम्प्लेक्स, हम उसकी इनसाइट देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा कि हम पढ़ के अभी आए हैं कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कोई ऐसा सवाल जो अराइज ही बाद में किया गया, यानी जिस वक्त डाटा कलेक्ट किया गया उसके ऊपर ओवरलुक किया गया, उस वक्त ये क्वेश्चन हमारे सामने था ही नहीं। बादशाह किसी डायरेक्टर ने या किसी कंसर्न पर्सन ने वो क्वेश्चन जब रेस किया और क्वेश्चन हमारे सामने आया, तो पता चला कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसको किसी जगह हमने जो है वो एड्रेस नहीं किया। तो फिर ऐसी सूरत में हम आइट्रेशन में जाते हैं और पहले स्टेप से जो जो चीज़ें मिसिंग होती हैं उनको लेकर दोबारा उसी स्टेज तक आते हैं जहां के आप इनसाइट देख रहे थे या फाइनल एनालिसिस तक जा रहे थे किसी प्रॉब्लम को
सॉल्व करने के लिए। तो हम दोबारा फिर उस जगह पर रीच करने की कोशिश करते हैं। और फिर एक अहम वजह और भी ये होती है कि जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स में से कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं और कुछ चीज़ों को हम जो है वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, तो देन भी हम अपने इस साइकिल को एक दफ़ा आइटरेटिवली रिपीट करते हैं कि कहाँ पर जाकर वो चीज़ें ओवरलुक हुई जिसकी वजह से हमें ड्यू रिजल्ट नहीं मिला। सो दीज आर द टू मेन एरियाज या टू मेन रीजंस। अब रही बात इस टॉपिक के मुतालिक केस स्टडीज की, तो मैं आपको ये कहूंगा कि इस टॉपिक के केस स्टडीज के मुतालिक आपको बहुत वॉचफुली चलना पड़ेगा। इसमें एन मुमकिन है कि केस स्टडीज के अंदर कुछ पैराग्राफ्स डेवलप किए जाएं और उन पैराग्राफ्स के अंदर डेटा एनालिटिक्स साइकिल के 2 या 3 स्टेप परफॉर्म किए जा रहे हैं। वो स्टेप्स का हेडिंग तो ज़ाहिर है केस में मौजूद नहीं होगा, लेकिन आपको उसको स्टडी करके आइडेंटिफाई पहले करना पड़ेगा कि किस स्टेज के मुतालिक बात हो रही है। जैसे कि इस केस को देखिए कि यहाँ पर आपको एक एटीएस ट्रैवलर्स सर्विस है, पाकिस्तान ट्रैवल कंपनी है जो रिसेंटली एक्सपैंड कर रही है ऑनलाइन बुकिंग ऑपरेशन। टू अंडरस्टैंड द कस्टमर बिहेवियर वो अपना एक डेटा एनालिटिक्स साइकिल से गुजर रहे हैं। ठीक है जी। फॉर द सेक ऑफ अपकमिंग हॉलीडेज द कंपनी collected 6 month of booking information from its online reservation platform। तो उन्होंने डेटे को 6 मंथ के डेटे को क्लिक किया। अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस स्टेज की बात हो रही है और आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है उन स्टेजेस को इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने बात की यहाँ से कि ड्यूरिंग द इनिशियल रिव्यू द एनालिटिक्स टीम डिस्कवर सेवरल इश्यूज दैट कलेक्टेड डाटा and some records stored in different format. Several customer phone number are missing and multiple copies of the same booking reference appeared in the database. Data repeated भी है, data missing भी है. In addition to the number of the revenue values seemed unrealistic because they contain incorrect decimal placement. अब यहाँ पे जो इसकी इसकी जरूरत है वो है डेटा क्लींजिंग की, क्योंकि डाटा रिपीटेड भी है, डाटा में एरर भी है, कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं। और बिफोर क्रिएटिंग द मैनेजमेंट रिपोर्ट टू फोरकास्ट फ्यूचर डिमांड सीनियर एनालिटिक्स इंस्ट्रक्टेड टीम टू रिजॉल्व दिस इश्यूज। तो ये कौन से इश्यूज हैं कि पहले डाटा की क्लींजिंग होनी चाहिए, नंबर वन। और फिर उससे पहले कि डाटा की कोई भी प्रेजेंटेशन की जाए, डाटा की एक इन डेप्थ इंसाइट देखनी चाहिए, डाटा की एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए, डाटा एक्सप्लोर होना चाहिए। तो अगर हम ये काम कर लेते हैं तो ये दोनों स्टेप्स मुकम्मल हो जाएंगे। राइट जी। अब मैं इसी चीज को लेके आगे चलता हूँ। तो फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि क्वेश्चन जो आएगा इसके मुतालिक जो मुख्तात मसला है वो यही है कि जैसे ये प्राइम हेल्थ नेटवर्क का केस आपके सामने रखा गया है। इसके अंदर तो देखिए 1 2 3 आपके सामने स्टेप्स रखे गए हैं, आपने उन्हें पढ़ना है और सवाल ने बताना है कि आइडेंटिफाई करो स्टेज को और उसे एक्सप्लेन करो। इस तरह का सवाल आ सकता है। तो आप इनको पढ़ेंगे एंड देन यू प्रोवाइड द आंसर। तो मैंने केस स्टडी भी दिया है, उससे मुतलका मैंने सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया है। तो होप कि आप इनको अच्छी तरह पढ़ेंगे और समझेंगे ताकि एग्जामिनेशन के हवाले से आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस हो जाए और वहां जाके आप किसी प्रॉब्लम में ना आए। हमारे नोट्स में इस डिस्कशन में ये नहीं चीज़ को मैंने ख्याल रखा था कि जो भी नोट्स पढ़े जा रहे हैं पहले नोट्स को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, फिर उसको एमसीक्यूज के हवाले से थोड़ा समझने की कोशिश करो कि इसमें ये एस्पेक्ट का ये मतलब निकलेगा, इस एस्पेक्ट का ये मतलब निकलेगा। फिर उसी हवाले से आप केस स्टडी के लिए भी तैयार हो जाते हो। फिर थ्योरेटिकल सवाल कैसे पूछा जा सकता है और आखिर में हमने मुमकिन केस स्टडीज के ऊपर बात की। तो होप आपने यहाँ तक समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।